तो हो गया ना सबका। क्वेश्चन नंबर कितना था? 287। चलिए 287 से स्टार्ट करते हैं आप लोग का। तो चलिए हो गया ना। तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है हम लोगों का, जो कोई भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरपीएफ हो या एनटीपीसी हो, तो उसके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जीके जीएस, तो उसका लाइव क्विज चल रहा है। ठीक है, जिसमें क्या होगा, आपका लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हम लोग डेली देते हैं आपको। ठीक है, और क्या होगा, इसके साथ 50-60 तो क्वेश्चन ही है, और इसके साथ इसका ढेर सारा एनालिसिस होता है। मतलब एक एक क्वेश्चन में 6-7 हम लोग एनालिसिस कराते हैं। लगभग 200 से 300 क्वेश्चन आपके एनालिसिस सिर्फ हो जाने वाले 1 घंटे से। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, आप लोग देखिएगा। ठीक है, और डेली इसको देखें ताकि आपका जीके जीएस है ना, साइंस का भी टेंशन खत्म हो जाए ना, और रेलवे के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है वो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बताना है आप लोग को, ठीक है, चेचक किस वायरस के कारण होता है? किसके कारण होता है? वेरिसेला के कारण होता है। ठीक है, चेचक किसके कारण होता है? वेरिसेला होता है ना। चेचक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स। क्या बोलते हैं हम लोग? चिकन पॉक्स बोलते हैं। और किस वायरस के कारण होता है? वेरिसेला वायरस के कारण होता है। अच्छा, स्मॉल पॉक्स को क्या बोलते हैं? बड़ी माता। स्मॉल पॉक्स को क्या बोलते हैं? बड़ी माता। ठीक है, और इसके किसके कारण होता है? वेरियोला के कारण। स्मॉल पॉक्स किसके कारण होता है? वेरियोला के कारण। चेचक किसके कारण होता है? वेरिसेला के कारण। ठीक है, वेरिसेला के कारण। और दोनों वायरस से होने वाला रोग है, दोनों वायरस से होने वाला रोग है। ठीक है, अब बात करते हैं चिकन पॉक्स को ये क्या बोलते हैं? चेचक हो गया जो छोटी माता। ठीक है, चिकन पॉक्स को क्या बोलते हैं? छोटी माता, या उसको चेचक भी बोलते हैं हम लोग। याद रहेगा ना आप लोग को। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अब बड़ी माता को क्या बोलते हैं? बड़ी माता को स्मॉल पॉक्स। नाम है बड़ी माता, लेकिन बोलते क्या है? स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। किससे होता है? वेरियोला से। ये वेरियोला से, और चेचक वेरिसेला से। ठीक है, याद रहेगा ना आपको। डेंगू मच्छर के काटने से होता है ना। मलेरिया किससे काटने से होता है? मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, अच्छा, मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण? प्रोटोजोआ के कारण, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए? कीमोथेरेपी एक किस रोग के उपचार के लिए दिया जाता है? हृदय रोग, कैंसर, या किसके लिए? कैंसर। अगर किसी को कैंसर होता है ना, तो कैंसर में कीमोथेरेपी दिया जाता है। अच्छा, कीमोथेरेपी में पता है क्या होता है? जैसे मान लीजिए सपोज दैट किसी XYZ पर्सन को कैंसर हो गया है, तो उसमें इलेक्ट्रिक शॉट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इलेक्ट्रिक शॉट दिया जाता है। और जिससे क्या होता है ना, आपके बॉडी के अंदर जो डेड सेल है, कैंसर के कारण सेल कोशिका क्या होता है? मृत हो जाती है। उस डेड सेल को क्या करता है? नष्ट करता है। जो मतलब डैमेज सेल उसको क्या करता है? नष्ट करने का काम करता है। उसमें इलेक्ट्रिक शॉट दिया जाता है। समझ में आया? ये ध्यान देना है आपको, है ना, बहुत लाभदायक होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में, उड़ीसा में, केरल में। कहाँ है? कर्नाटक में, है ना। श्रवण बेला कहाँ है? कर्नाटक में। अच्छा, श्रवण बेला का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। किस धर्म से है? जैन। श्रवण बेला गांव में क्या है? गोमतेश्वर की प्रतिमा है। कर्नाटक में भगवान बाहुबली, जिसको क्या बोलते हैं? गोमतेश्वर की मूर्ति है, जिसको बाहुबली के भी नाम से जानते हैं, वहाँ पे श्रवण बेला गाँव में। कहाँ पे है? श्रवण बेला गाँव में। ये जैन का तीर्थ मंदिर है। ठीक है, याद रखना है। समझ में आया? तो पूछेगा बाहुबली या गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ? श्रवण बेला गाँव में। ठीक है, और किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, क्या हुआ? अच्छा, कल ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे? भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु। ये क्वेश्चन ये भी ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, MS ऑफिस एक है। MS ऑफिस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक सॉफ्टवेयर, है ना, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अच्छा, कंप्यूटर का 2 लैंग्वेज का नाम बताइए। एक लैंग्वेज है फोर्टन। क्या होता है? फोर्टन। ठीक है, और एक लैंग्वेज याद रखना है, कोबोल। क्या हो गया? कोबोल। पूछेगा कोबोल क्या? तो कंप्यूटर का एक लैंग्वेज है। फोर्टन भी क्या है? कंप्यूटर का एक लैंग्वेज है। ठीक है ना। फोर्टन को बोला जाता है गणितीय सूत्र के लिए। किसको? गणितीय सूत्र को आसानी से हल कर सकता है कम समय में। ये क्वेश्चन इस तरह आता है कि फोर्टन क्या है? एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का है, बताना है, खगोलीय लीप वर्ष को किसमें मापा जाता है? खगोलीय किसमें मापा जाता है? अच्छा, प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच का दूरी। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है ना, मीटर में, सेंटीमीटर में नाप लेंगे? नहीं नापेंगे, उसको प्रकाश वर्ष में नापते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है बताइए? तो एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। ठीक है, याद रखना है।
अब मतलब प्रकाश वर्ष हो गया जैसे लंबी दूरी को नापने के लिए, क्या हो गया, लंबी दूरी को। अच्छा सबसे ज़्यादा लंबी दूरी को नापते हैं किस में, पारसेक में। किस में नापते हैं, पारसेक में। दूरी की सबसे बड़ी इकाई भी पूछेगा कौन है, पारसेक। कौन होगा, पारसेक, याद रखना। और एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना होगा, 3.26 प्रकाश वर्ष। इसको कैसे याद रखेंगे, धनबाद का कोड कितना है, 0326। 326 तो याद रखेंगे ना, यहाँ कोड है ना 326, झारखंड का 326 से कोड है भाई। तो 3.26 एक प्रकाश वर्ष, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लाइट ईयर। ठीक है, याद रखना। सॉरी, एक पारसेक में कितना प्रकाश होता है, 3.26 लाइट ईयर। चलिए, अच्छा नॉटिकल माइल से किसको नापते हैं, एक नॉटिकल माइल भी दूरी मापने का इकाई है। नॉटिकल माइल से किसको नापते हैं, समुद्र की लंबाई को। क्या नापते हैं हम लोग, समुद्री लंबाई को नापते हैं। जैसे कि हवाई क्या बोलते हैं, सीप जाता होगा एक जगह से दूसरे जगह जाता होगा सामान ढो करके, तो उन लोग लंबाई को कैसे नापता होगा, नॉटिकल माइल से। किसने बोला 1 माइल 2 माइल दूर है, 3 माइल दूर, ऐसे बोलता है, ठीक, किलोमीटर नहीं, तो नॉटिकल माइल से नापता है। तो एक नॉटिकल माइल में कितना किलोमीटर होता है, 1.85। कितना होता है, 1.85 मीटर, मतलब 1850 मीटर होता है एक नॉटिकल माइल में। समझ में आया, या इसको बोल सकते हैं 1 किलोमीटर 850 मीटर बोल सकते हैं एक नॉटिकल माइल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फीपा वाला तो करंट का है। अच्छा, वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का क्या तात्पर्य है, पीएम मतलब पार्टिकल मैटर। तो देखिए वायु प्रदूषण जब भी होता है तो उसको नापा जाता है, इंडेक्स ग्राफ में नापा जाता है, और उसका क्या नाम है, एसपीएम के फॉर्म में नापा जाता है। किस फॉर्म में नापा जाता है, एसपीएम, सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर। याद है, वायु की गुणवत्ता जो होता है ना, इंडेक्स उसका दिखाता है ना, तो सस्पेंडेड एसपीएम के फॉर्म में मापा जाता है। तो इसका पिछले बार क्वेश्चन आया था ना, एसपीएम का फुल फॉर्म क्या था, सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर। जैसे नहीं देखते बहुत सारी जगह शहर में बड़ा बड़ा डिस्प्ले में दिखाया हुआ रहता है, जैसे धनबाद का पॉल्यूशन दिखाता है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन है, दिल्ली है ना अभी, ठीक है, तो वहाँ पे ये दिखाता है पीएम का फॉर्म में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग को जी। अच्छा छोड़िए उसको, 214 GSAT 16 क्या है, GSAT 16 क्या है आपको बताना है। मौसम उपग्रह या अवीक्षण उपग्रह या संचार उपग्रह, संचार उपग्रह। GSAT देखिए हम लोग बात कर पा रहे टेलीफोन से आसानी से, कम्युनिकेशन अच्छा हो पा रहा, किसके कारण, यहाँ से सैटेलाइट को छोड़ा गया है, और सैटेलाइट क्या करता है, कनेक्ट करता है हमारा सिग्नल, किसे, सैटेलाइट रिसीव करता है, फिर क्या करता है, लोगों के पास ट्रांसमिट करता है। तो सैटेलाइट छोड़े, ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट छोड़ा जाता है इंडिया के द्वारा, ताकि हम लोग जो बात कर पाएँ अच्छा से नेटवर्क मिल पाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उसी तरह GSAT एक उपग्रह है, मानवीय उपग्रह, जो मानव के द्वारा छोड़ा गया। किस लिए छोड़ा गया, ताकि हम लोग कम्युनिकेशन सही हो पाए, क्या हो सके, कम्युनिकेशन सही हो पाए। ठीक है, याद रखना GSAT। इसी तरह मौसम उपग्रह भी होता है, क्या होता है, मौसम, जैसे मौसम का पता कैसे मोबाइल में तुरंत पता कर लेता है, तो किसके द्वारा बताया जाता है, उपग्रह छोड़ा गया ना, सैटेलाइट, वो बताता है। ठीक है, याद रखना। तो सैटेलाइट का भी प्रकार होता है, यूज किया। अच्छा GSAT का फुल फॉर्म बता दीजिए, तो क्या होगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSAT का फुल फॉर्म है। PSLV का फुल फॉर्म, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, याद रखना। अच्छा कोई भी ग्रह यहाँ से छोड़ा जाता है, कितनों किलोमीटर जाकर के स्थापित हो जाता है, 36,000। कितना, 36,000, याद रखना। कोई भी मान लीजिए यहाँ से छोड़े धरती से, तो कितना पर जाकर के सेट हो जाता है, 36,000 किलोमीटर, है ना, याद रखना। 36,000 की ऊंचाई पर यहाँ से गया, 36,000 पे स्थिर रहेगा, और क्या होगा, चक्कर काटेगा, पृथ्वी का चक्कर काटेगा। ठीक है, याद रखना। अब GSAT 2 संचार उपग्रह 2003 में छोड़ा गया था, याद रखना। GSAT 2 कब छोड़ा गया था, 2003 में। GSAT 2 था, छोड़ा गया कब, 3 में, 3 में छोड़ा गया। ठीक है, याद रखना। और GSAT 16 तो संचार के लिए है ही। चलिए अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सांडों को वश में करने के लिए जलीकट्टू, सांड को वश में करने के लिए कौन सा खेल खेला जाता है, जलीकट्टू। किस राज्य से संबंध है, तमिलनाडु में, है ना, सांड को वश करना। सांड वश में हो पाएगा क्या नॉर्मल इंसान से, नहीं हो पाएगा ना। तो सांड को वश करने के लिए खेल जल्लीकट्टू तमिलनाडु में, है ना, याद रखना। अच्छा जो तमिलनाडु में ये जल्लीकट्टू खेल है ना, इसको हाईकोर्ट क्या है, रोक लगा दिया। क्या करे हाईकोर्ट, क्योंकि ये बहुत हिंसात्मक खेल होता है ना, किसी का जान भी चला जा सकता है, वश के चक्कर में पता चला आदमी चल गया। ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं सांड युद्ध। लेकिन यही सांड युद्ध एक ऐसा देश है जहाँ पे इसको राष्ट्रीय खेल बोल दिया है। जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या, हॉकी, तो सांड का खेल युद्ध राष्ट्रीय खेल माना गया। कौन सा देश है, स्पेन। कौन सा देश है, स्पेन। ठीक है, तो तमिलनाडु वाला बोलता है स्पेन को राष्ट्रीय खेल मान दिया, आप लोग हमको क्या बैन कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए
क्या किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी, याद रखिएगा। जैसे भारत में क्या सबसे पवित्र नदी गंगा, उसी तरह दक्षिण भारत के जो लोग हैं ना वो गंगा किसको मानते हैं? गोदावरी को मानते हैं। इसीलिए उसको क्या बोल दिया गया? दक्षिण की गंगा। क्या बोल दिया गया? दक्षिण गंगा। क्या बोला गया? दक्षिण गंगा, याद रखना। तो दक्षिण गंगा को क्या बोला जाता है? साउथ के लोग क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा किस नदी को बोलते हैं? गोदावरी को, क्योंकि साउथ में बहता है, वो दक्षिण भारत में बहता है, तमिलनाडु तरफ बहता है, इसलिए क्या बोलता है उसको? दक्षिण गंगा बोला जाता है। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, दक्षिण की गंगा किसे बोला जाता है? कावेरी नदी को। किसको बोला जाता है? क्वेश्चन याद रखिए, दक्षिण गंगा गोदावरी को, दक्षिण गंगा किसको बोला जाता है? गोदावरी को, और दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को। कैसे याद रखिएगा? दक्षिण की से कावेरी, याद रखिएगा। समझ में की आ गया ना? दक्षिण गंगा के बीच की आ गया तो क से कावेरी, तो दक्षिण गंगा गोदावरी को, दक्षिण की गंगा कावेरी को। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार, ठीक है यार। अच्छा, कावेरी किस किस के बीच विवाद होता है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। बताया था तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद हमेशा होता है, सीमा विवाद है, ठीक है, नदी को लेकर के। अच्छा, गोदावरी नदी की लंबाई कितना? 1665, 1465। और दूसरी सबसे लंबी नदी है ना भारत की, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है। सबसे बड़ी लंबी नदी गंगा। ऐसे तो बोला जाता है ब्रह्मपुत्र है, लेकिन वो चाइना से टच होकर के आती है ना, उधर से होते हुए आती है आपका क्या बोलते हैं, आसाम साइड से। लंबा सबसे देखा है तो वो, लेकिन भारत में घुसते के साथ सबसे लंबा कौन है? गंगा है आपका। कितना है? 25 है ना, 2525 किलोमीटर, ठीक है, याद रखना। अच्छा, तो याद रखिएगा कावेरी भी साउथ में बहेगा, कृष्णा भी साउथ में बहता, साउथ साइड में बहता, ठीक है। अच्छा, हीराकुंड बांध किस नदी पे है? महानदी पे। कहाँ है? महानदी। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में है, झारखंड से सटा हुआ। हाँ, हीराकुंड बांध। कौन सा बांध? हीराकुंड, सबसे लंबा बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध है। किस नदी पे है? महानदी। बड़ा बांध है तो महान नदी पे होगा, ठीक है। कहाँ पे ये? उड़ीसा में, याद रखना, ठीक है। अच्छा, ये गोदावरी नदी कहाँ बहती है? जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ये भी ध्यान देना है आपको, ठीक है। चलिए, खाना बनाने के लिए कौन सा गैस का यूज किया जाता है? एलपीजी। इसमें ऑप्शन तो देने की जरूरत नहीं। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या था? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हम लोग घर में यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कम पॉल्यूशन देता है। क्या देता है? कम पॉल्यूशन देता है, ठीक है। अच्छा, एलपीजी गैस किस किस गैस को बना, किस किस गैस का मिक्सर है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। अच्छा, एलपीजी गैस के अंदर गंध किसके कारण आता है? मिथाइल मर्केप्टन, ठीक है। मिथाइल मर्केप्टन किसका यौगिक है? सल्फर का यौगिक। कल पढ़े थे ना, किसका यौगिक है? सल्फर का यौगिक। इतना क्वेश्चन हम लोग को याद है, ठीक है। इसे क्वेश्चन जाने वाला नहीं है दाएं बाएं। चलिए, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई? बताइए। 1931 में। तो देखिए, उस समय 1931 में क्या हुआ ना कि आपका लाहौर षड्यंत्र, लाहौर में जो कांड हुआ था, उस षड्यंत्र के तहत क्या अंग्रेज उस पर फांसी का सजा दे दिया, ठीक है। तो उनको फांसी कब दिया गया, याद है? 23 मार्च 1931 को, ठीक है। 3 लोगों को दिया गया था एक साथ, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, ठीक है, याद रखना। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। ये बहुत ही काला दिन मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना है ना। मार्मिक घटना था। लाहौर किस षड्यंत्र केस के तहत? लाहौर षड्यंत्र केस के तहत, ठीक है। इन क्रांतिकारियों पर चलाया गया था। अच्छा, इन्होंने किसकी हत्या की थी? सैंडर्स, पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी थी। थाना को जला दिया था, याद है, और सैंडर्स की हत्या कर दी थी, पुलिस अधिकारी को सैंडर्स की हत्या की थी। अच्छा, भगत सिंह जो है ना, एक सभा का स्थापना की थी, याद रखिएगा, नौजवान सभा। भगत सिंह ऐसे भी नौजवान थे, तो किस सभा का स्थापना किया था? नौजवान सभा का स्थापना। कब किया था? 1926 ईस्वी में, है ना। 1926, ऐसे 19 साल के भगत सिंह 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग। भूकंप आने का कारण क्या है? ऑप्शन दे। पृथ्वी की सतह की ग्लोबल वार्मिंग या पृथ्वी पर जनसंख्या में वृद्धि? ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, भूकंप कैसे आता है? पृथ्वी के अंदर प्लेट होता है, ठीक है, और टकराने से होता है, सही बात है। तो पृथ्वी के अंदर लगभग 7 तरह का ऐसा प्लेट है। क्या है? 7 प्लेट है, और उस प्लेटों को क्या नाम है? टेक्टोनिक प्लेट। तो एक टेक्टोनिक प्लेट है, मान लीजिए पृथ्वी के अंदर क्या है? लावा है, पिघला, उसके हलचल के कारण क्या होगा? प्लेट में भी हलचल होगा। और ये क्या होता है? प्लेट में हलचल क्या? उथल पुथल मचेगा ना, तो वही उथल पुथल क्या कारण आता है? भूकंप आता है ना, हिलता, धरती हिलने लगता। अच्छा, ये भूकंप को किसमें नापते हैं? भूकंप कितना तेज आया, भूकंप कितना तेज आया, इसको किस स्केल पे मापते हैं? रेक्टर स्केल पे। किस में मापते हैं? रेक्टर स्केल पे। अच्छा, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी। और भूकंप का जो चार्ट जिस ग्राफ में दिखता है, उस ग्राफ का क्या नाम है? सिस्मोग्राफ। क्या दिखाता है? सिस्मोग्राफ। याद है, भूकंप का अध्ययन को सिस्मोलॉजी, जिस ग्राफ पे शो होता है उसको सिस्मोग्राफ। अच्छा, भूकंप कितना तेज आया, कितना रिक्टर नहीं बोलते, 7.5
5 रिक्टर स्केल का। तो क्या होता है, रिक्टर पैमाने पर मापते हैं, किसमें, रिक्टर। और टेक्टोनिक प्लाट के हलचल से होता है, ठीक है। इसलिए समुद्र का पानी नीचे हलचल, समुद्र का पानी घुस जाता है, पूरा शहर में डुबा देता है। सुनामी आया था ना नीचे भूकंप आने के कारण, ठीक है। क्या हुआ, प्रेशर है। अच्छा ये याद रखिएगा, भूकंप जैसे मान लीजिए पृथ्वी के नीचे जहाँ भूकंप आया, नीचे ना भूकंप आया, हलचल हुआ, और उसके ऊपर जो पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र बोलते हैं, याद रहेगा ना। देखो भूकंप जहाँ पे आया, मतलब नीचे वाला में भूकंप आया, उसके ऊपर जो जगह है, सतह है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र। ये ध्यान देना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन बताना। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर, अच्छा, ऑडियो फोन की सबसे पहली जोड़ी, ऑडियो फोन मतलब समझ में आ रहा है, ऑडियो फोन का सबसे पहला जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी, नॉथन बाल्डविन। तो याद रखना, ऑडियो फोन, ऑडियो मतलब सुनने वाला, ठीक है। तो ऑडियो फोन कैसा आवाज होता है, बोल्ड होता है। कैसा होता है, बोल्ड होता है। तो और नॉथन बाल्डविन। क्या बोलते हैं, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया, मार्टिन कूपर। किसने किया, मार्टिन कूपर। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल। किसने, ग्राहम बेल ने किया था, ठीक है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ग्राहम बेल ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार जॉल बेर्ड, जेल बेर्ड। किसने किया था, जेल बेर्ड। बल्ब का आविष्कार LED वाला नहीं, वो बोला थॉमस अल्वा एडिशन, ठीक है, याद रखना है इस चीज़ याद है। भाप इंजन का आविष्कार, स्टीम इंजन जिसको बोलते हैं, कौन किया था, जेम्स वाट। जेम्स वाट ही किया था ना, कौन किया था, जेम्स वाट। टीवी का आविष्कार जेल बियर्ड किया था। मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कूपर, है ना। एरोप्लेन का आविष्कार राइट ब्रदर्स, याद रखिएगा, राइट ब्रदर्स, दो भाई था, है ना, राइट ब्रदर्स। एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर का, ठीक है, याद रखना, राइट ब्रदर्स, ठीक है। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आप लोग बता दें, याद हो गया ना इतना। चलिए आगे पूछते हैं, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भागों में कितनी भाषाएं, भारत का जो करेंसी नोट है ना उसके पिछले भाग पर कितना भाषा है, क्या है, 15 को भाषा, याद रखना, ठीक है। क्या को भाषा है, 15 भाषा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग को देना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब समझ में आ रहा, साफ करना, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर। तो इसमें से कौन साफ नहीं करता है, नींबू साफ करने में यूज होता है, हाँ साफ कर सकते हैं, इसलिए ब्लीचिंग एजेंट बोलेंगे। आलू भी साफ करता है। आलू में क्या पाया जाता है पता है आपको, अरे आलू में स्टार्च पाया जाता है, देखे हैं कभी आलू को साफ, आलू से फेस, आलू का जो स्टार्च यूज किया जाता है, आलू का स्टार्च में फेस में लगाया जाता है, तो वो भी क्या कर, साफ कर रहा है ना, ब्लीचिंग एजेंट है। टमाटर से का भी यूज होता है, टमाटर से आप गंदगी साफ करते हैं। टमाटर में क्या, कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का पता इंपॉर्टेंट क्या है, वो कपड़ों में लगे दाग धब्बे को मिटा देता है। ये 3 को तो ब्लीचिंग एजेंट है, लेकिन शिमला मिर्च से कौन गंदगी साफ करता है, शिमला मिर्च से चिली बनाते हैं ना, शिमला मिर्च कहाँ यूज होता है, चिली बनाने में, चिकन चिली बनाने में, नहीं साफ नहीं करता है, मतलब और गंदगी फैला देता है, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है आप लोग को, निम्नलिखित में हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन को अलग, जैसे हाइड्रोजन, जैसे पानी में क्या होता है H2O, H से हाइड्रोजन, तो पानी से हाइड्रोजन को अलग करना तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, एगो टब है, उसमें पानी डाल दीजिए तो पानी की फॉर्मूला क्या, H2O। जैसे ही करंट देंगे तो हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटन। क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटन मतलब टूटना, विद्युत के प्रवाहित होने से क्या हो गया, जल का अणु क्या हो गया, टूट गया, हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। समझ में आया, ये ध्यान आप लोगों को देना है। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये जो प्रक्रिया किया, ये काम करने वाला जो इंसान था, जो इसका आविष्कार किया, किसने किया, माइकल फैराडे ने। किसने किया है, माइकल फैराडे ने किया। याद रखना, विद्युत अपघटन का नियम, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, भारत में पहली बार देखिए कॉमनवेल्थ गेम कब स्टार्ट हुआ पूरे विश्व में। कॉमनवेल्थ गेम होता है ना अभी, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम जो जीती, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम का स्टार्ट कब हुआ, 1930 में, ये बात याद रखिएगा। लेकिन भारत मेजबानी कब किया, 1990, 2010 में नहीं होता है कि कॉमनवेल्थ इस बार भारत मेजबानी करेगा, पेरिस करेगा। तो भारत देखिए 1930 में स्टार्ट हुआ, लेकिन भारत को कब मिला मेजबानी करने का मौका, 2010 में। कहाँ पे, दिल्ली में। कहाँ पे, दिल्ली में हुआ था। और जो दिल्ली वाला हुआ था ना, वहाँ पे भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, बहुत अच्छा प्रदर्शन, बहुत पद वहाँ गोल्ड बहुत जीता गया था, मेडल, ठीक है। ये ध्यान देना आप लोग को, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम शुरुआत कब हुई, 1930 में। कहाँ से शुरुआत हुई थी, कनाडा के
हैमिल्टन से, कनाडा के हैमिल्टन, याद रखना आप लोगों को, ठीक है। अब पहली बार 1900, अच्छा देखिए, राष्ट्रमंडल खेल जब स्टार्ट हुआ कब हुआ? 1930 में। तो सब देश तो पार्टिसिपेट करवे ना किया होगा, भारत कब किया होगा पार्टिसिपेट? 1934 में, ये ध्यान देना। कब किया था भारत? 1934 में। 30 में स्टार्ट हुआ, कहाँ से? कनाडा के हैमिल्टन से, ठीक है, ये ध्यान देना है। चलिए, अब ये हो गया। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी जो लेटेस्ट कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, अच्छा अभी लेटेस्ट कहाँ पे हुआ था? टोक्यो में, बताना है आप लोग, ठीक है, टोक्यो में हुआ था। अच्छा 2010 देखिए, जब कॉमनवेल्थ होता है ना तो एक शुभंकर होता है, समझ में? हैं? टोक्यो में हुआ था, ओलंपिक हुआ। हाँ वही टोक्यो में ही हुआ था। नहीं, कॉमनवेल्थ उसी को बोलते हैं, राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ में राष्ट्रमंडल खेल उसी को बोलते हैं। अब देखिए, जो कॉमनवेल्थ गेम होता है ना, तो कुछ इसका थीम होता है, कुछ सॉन्ग होता है। तो उस समय कॉमनवेल्थ जब भारत में हुआ था 2010 में, तो उस समय का शुभंकर कौन था? याद रखिएगा, शेर था। क्या था? नहीं देखते, सिंबॉलिक रहता है, शेर था शुभंकर, ठीक है, याद रखना है आप लोग को। अब चलिए अगला क्वेश्चन बताना है कि क्लाउडिंग कंप्यूटिंग क्या है? सर्विस है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, वेबसाइट है? वेबसाइट तो है नहीं, सर्विस है। क्लाउडिंग कंप्यूटर एक सर्विस देता है आपको डाटा स्टोर के लिए, डाटा स्टोर के लिए देता है ना अच्छे से। जैसे कि आपका मोबाइल में चिप है, चिप फुल, तो आप एक्सटर्नल डाटा नहीं खरीद सकते हैं, गूगल भी देता है ना 15 GB तक डाटा स्टोर करने के लिए। तो क्लाउड भी क्या, जैसे कि बड़ा बड़ा ऑनलाइन टीचर पढ़ाते हैं ना, तो इतना डेली वीडियो रिकॉर्ड होता है, कितना 30 GB 40 GB हर टीचर वे पढ़ा रहा है, तो उसका क्लाउड एक खरीदता है। वो लोग क्या खरीदता है? डाटा खरीदा जाता है, समझ में आया? तो क्लाउड में जमा होता है उसको पैसा देना पड़ता है उसको। हम जैसा भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 8 GB का 10 GB का होगा, चिपो तो मेरा फुले हो जाएगा 128 GB में। तो बड़ा टीचर तो डेली वीडियो रिकॉर्ड करता होगा, तो क्लाउड खरीदता है बाहर से स्टोरेज, क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं, समझ में आया? स्टोरेज के लिए हर साल खरीदना पड़ता है उसको। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग को, तो कैसा है आपका? सर्विस है। वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन, अभी जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने दिया था? पिंगलिया विजय ने, है ना? मैडम कामा जी ने तो सबसे पहले झंडा को फहराया था। कहाँ का था? जर्मनी के स्टार्टक में ना, जर्मनी के स्टार्टक में फहराया था। सबसे पहला झंडा किसने फहराया था? मैडम भिखामा जी, है ना? कहाँ पे? जर्मनी के स्टार्टक में फहराया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान देना। और जो हमारा झंडा है ना, 1906 में कि 7 में फहराया था। हाँ 1907 में, 1907 में। अच्छा जो झंडा है हम लोग का, उसका लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना है? 3:2, 3:2 है, याद। डिज़ाइन किसने दिया था? पिंगलिया विजय ने। क्या है पिंगलिया, क्या नाम है? पिंगलिया वेंकैया नाम दिया, ठीक है, याद रखना। अच्छा ध्वज में जो आपका है तिल्ली के गो है? 24 गो कि 25 गो? 24 गो। अच्छा उसमें जो अशोक चक्र है कहाँ से लिया गया? सारनाथ से। कहाँ से लिया गया? सारनाथ लिया गया था, याद रखना। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, पहली महिला मुख्यमंत्री तो किस राज्य की बनी थी वो? उत्तर प्रदेश की। क्या था? और यूपी की सबसे पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू भी कहाँ की थी? यूपीए की थी। ये आपको ध्यान देना है आप लोगों को। अब मैडम कामा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता मानी जाती, क्या है? भारतीय स्वतंत्रता की माता मानी जाती। 1907 में सबसे पहली बार झंडा उन्होंने फहराया था, याद हो गया आप लोग को। चलिए बहुत खतरनाक क्वेश्चन, आरबीआई तो हम लोग बहुत बड़ा, देखिए आरबीआई से कितना अच्छा क्वेश्चन दे रहा है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? केंद्रीय वित्त सचिव, केंद्रीय वित्त सचिव का होता है, याद रखिए। केंद्रीय वित्त सचिव का 1 रुपये का नोट पे, बाकी सब पे सिग्नेचर कौन करता है? आरबीआई का गवर्नर। 1 रुपये का नोट पे कौन करेगा? केंद्रीय वित्त सचिव। बाकी सब पे किसका साइन रहेगा? आरबीआई का गवर्नर। अभी नोट में देखिए आरबीआई का गवर्नर जो अभी है उसका होगा, लिखा होता है ना, तो आरबीआई गवर्नर होता है। अच्छा आरबीआई के गवर्नर, ठीक है, याद रखना आप लोगों को। आरबीआई एक्ट कब आया? 1934 में। स्थापना कब किया गया? 1935 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में, 1949 में। अच्छा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में, 1969 में किया गया। फिर उसके बाद 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया? हम याद दिला देंगे, 1984 में। याद हो गया ना? आरबीआई से खत्म क्वेश्चन। आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर कौन थे? कौन थे? कौन थे आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर? ध्यान में नहीं आ रहा, आप लोग बताना है। आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर
कौन थे? ठीक है, कमेंट बॉक्स और करंट वाला ही बता रहा। अच्छा, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय दिल्ली में है कि फ्रांस में है? तो वो तो फ्रांस, मुंबई में। कहाँ है? अच्छा, ये क्या आरबीआई ने कंट्रोल करता है ना? आरबीआई की मौद्रिक नीति को कंट्रोल करता है। सभी बैंकों का बैंक है, कोई बैंक मनमानी नहीं कर सकता। रेपो रेट दर हो गया, रिवर्स रेट दर, ये सब फिक्स करता है कौन? आरबीआई। चलिए, बहुत खतरनाक क्वेश्चन आया, देखिए यहाँ पे इसको समझना है। वर्तमान में स्वतंत्र भारत एक होता है, स्वतंत्र भारत 1947 के बाद का भारत। 1947 से पहले का भारत क्या हो गया? गुलाम भारत। हम लोग स्वतंत्र जब नहीं थे, है ना? तो स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आज़ाद होने के बाद कांग्रेस का सेशन चलता था, तो कौन थी? सोनिया गांधी। सोनिया गांधी, सोनिया गांधी से पैदा नहीं होगी, इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत की कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, याद रखना है आपको। कौन थी आपको? इंदिरा गांधी, याद रखना है। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और अध्यक्ष, ये तो इंदिरा गांधी फीमेल में थी ना, अब मेल में कौन अध्यक्ष था? तो याद रखना को पटाभी सीतारमैया। पटाभी सीतारमैया, याद रखना। कब का? स्वतंत्र भारत का। अब आपसे हम पूछते हैं, स्वतंत्र भारत स्वतंत्र होने से पहले कांग्रेस का अधिवेशन होता था ना, तो कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट, लेकिन वो अंग्रेज थी। अब बोलेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू थी ना? सरोजनी नायडू थी ना सर? कौन थी? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत। उसके बाद, ठीक है, देखो, सबसे पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो पहली महिला कौन अध्यक्ष बनी? एनी बेसेंट, जो कि अंग्रेज थी। अब भारतीय बोलेंगे तो सरोजनी नायडू। अब हुआ आज़ाद हो गए, तो आज़ाद होने के बाद अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी। मेल में, सॉरी फीमेल में, मेल में कौन थी? पटाभी सीतारमैया। अब कंफ्यूजन क्लियर है? अब डाउट है क्या? अच्छा, ये कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 1885। किसमें हुआ? 1885 में। ठीक है, याद रखना आप लोगों को। अच्छा, एक बात बताइए, भारत जब आज़ाद हुआ तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के सी राजा गोपालाचार्य। और अंग्रेज में लॉर्ड माउंट बैटन। ये ध्यान देना आप लोगों को। तो एनी बेसेंट प्रथम महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, एनी बेसेंट कब की थी? 1917 में। कब की थी? 1917 में। कौन सा अधिवेशन? कांग्रेस वाला। ठीक है, कांग्रेस का कौन सा? मद्रास अधिवेशन। कौन सा? मद्रास। अच्छा, दूसरी बार जो बोले थे हम, सरोजिनी नायडू थी, प्रथम भारतीय महिला थी ना, वो किस अधिवेशन में भाग ली थी? 1925 वाला में भाग ली थी। ठीक है, याद रखना है। कौन सा? कानपुर अधिवेशन। कौन सा? कानपुर। 24 में महात्मा गांधी थे, 25 में कानपुर में। चलिए, अगला क्वेश्चन फिर आरबीआई वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2005 से पहले के नोटों को बदलने के लिए घोषित अंतिम तिथि क्या थी? 30 जून 2005 से 15 दिया हुआ। किसमें? आंसर में 30 जून 16 दिया हुआ है। अच्छा, हाँ 16 होना चाहिए ना। हाँ, 16 ही होगा। 30 जून 16 में ना किया था? 30 जून 2016, मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, याद रखना। चलिए, इसको क्वेश्चन को छोड़ते हैं। अच्छा, एक देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना में याद है आपको, खाता खुलवाया गया था, है ना? मेरा भी खाता है कि 15 लाख रुपए आएगा, अभी तक तो आया नहीं है, जीरो बैलेंस है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत किस राज्य में 100% वित्तीय समावेशन हासिल है? 100% वित्तीय समावेशन है मेघालय। कौन सा? मेघालय तनिक तो है, ये नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब स्टार्ट किया गया था? 28 अगस्त 2014। कैसे याद रखेंगे? 28 और 14, 14 का मल्टीपल 14 दूनी 28, तो 28 अगस्त 2014 को। इसमें खाली खाते खुलवा के छोड़ दिया, बेचारा जो चार्ज नहीं करता तो वो चार्ज अब कटेगा। बहुत लोग चार्ज नहीं करता है ना जन धन वाला में, तो क्या फ़ायदा? इंटरेस्ट वो देना चाहिए था। हाँ, बंद करवा दें। तुम बंद क्या करवा दिया? पैसा वाला हो गया था ना, पैसा वाला हो गया भाई। जनरल वाला बड़ा। हाँ भाई, सही बात। चलिए, अगला क्वेश्चन बताना है आप लोगों। पुस्तक है, एक बुक है, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान।
कौन लिखा था, किसके द्वारा, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को कौन मैन कहा जाता है, मिसाइल मैन, मिसाइल मैन, ठीक है, याद रखना कौन मैन कहा जाता है। बहुत खतरनाक आदमी थे, भारत के पहले वैज्ञानिक थे जो राष्ट्रपति बने, क्या बने, राष्ट्रपति बने, याद रखना, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। अच्छा, इनके बारे में मिसाइल मैन कहा जाता है ना। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिनके नाम पे हम लोग क्या मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं, ठीक है, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन पर है, याद रखना। अच्छा, डॉक्टर राधाकृष्णन ही ऐसा थे जो प्रथम बार उपराष्ट्रपति बने और उसके बाद क्या बन गए, वो राष्ट्रपति, क्या बने, राष्ट्रपति बने, ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सब भारत के राष्ट्रपति तो थे ही थे, उसके साथ साथ संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष। कैसे अध्यक्ष थे, जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो उसमें एक अध्यक्ष चाहिए ना भाई, तो अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। और अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, अस्थाई अध्यक्ष एक क्या थे, अस्थाई अध्यक्ष को याद नहीं आ रहा है, वो थोड़े से क्या थे सर, सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे। जैसे मान लीजिए संविधान सभा गठन कर दिए तो इसमें अध्यक्ष रखेंगे ना, तो एक अध्यक्ष को रख दिए सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों रखे, क्योंकि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उसमें, क्या थे, सबसे बुजुर्ग। तो 9 अगस्त को रखे उनको, है ना, बुजुर्ग व्यक्ति थे 9 अगस्त, तो क्या उनके अच्छा के लिए, अच्छा नहीं बोल रहे, मतलब कि सम्मान में। फिर 2 दिन बाद उनको हटा करके क्या कर दिया गया, अस्थाई अध्यक्ष। क्या कर दिया गया, अस्थाई। किनको रखा गया, राजेंद्र प्रसाद को, है ना, उनकी अध्यक्षता में संविधान बना, ठीक है, ध्यान देना आपको। अब चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है, कांच, कागज, तांबा, पानी। तांबा। कौन है, तांबा। सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक चांदी। कौन है, चांदी, याद रखना, ठीक है, चांदी सबसे अच्छा सुचालक है आपका, याद है। अच्छा, हीरा का 2 अप्रूफ बताइए, कार्बन का 3 अप्रूफ बताइए। हीरा, ग्रेफाइट है, ग्राफीन है, और ये कोबाल्ट 6660, बकी बॉल जिसको बोलते हैं ना, फुलेरिन। क्या बोलते हैं, फुलेरिन, याद रखना आप लोग को, ठीक है, सब भूलना नहीं, सब क्वेश्चन आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। चलिए ये क्वेश्चन एक पेज खत्म, अगला क्वेश्चन चले। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, कौन सर्च इंजन नहीं, ऑप्शन दे, याहू, बिंग, फ्लिपकार्ट या गीगा ब्लास्ट। फ्लिपकार्ट सर्च इंजन है क्या, याहू में सर्च मारते हैं, गूगल में सर्च मार देते हैं, बिंग आता है ना गूगल का, वो बिंग भी सर्च करते हैं। चलिए वो नया भी सीख लिए, गीगा ब्लास्ट भी सर्च इंजन होगा या कुछ हो। लेकिन फ्लिपकार्ट क्या है, शॉपिंग का एक है, शॉपिंग के लिए है ना, समझ में आया, तो ये नहीं है। पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानो, जैसे कि मान लो कोई दूर खड़ा है, कोई नज़दीक खड़ा, तो पास और दूर को देखने के लिए आँखों में एक हमारा पावर होता है ना, अनुकूल, ताकि सही सही दिखे। तो आँख का वो जो शक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं, सामंजस्य शक्ति। क्या बोलते हैं, सामंजस्य। जैसे कोई दूर है, क्लियर दिख रहा है, नज़दीक आया तो उसको भी क्लियर, तो इसमें फोकस, हमारा आँख का फोकस क्या हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है। अच्छा, आँख का फोकस को कौन एडजस्ट कर रहा होगा, लेंस ना, आँख के अंदर लेंस कभी मोटा होता होगा, कभी पतला होता होगा, तो उसको फोकस कौन कर रहा है, हमारे आँख का सिलेरी मसल। सही बात है, कौन कर रहा होगा, सिलेरी मसल है ना, देखते हैं ना, आँख का ये दबाता है, इसको घिसता है, दबाता है, घिसता है, समझ में आ रहा है। सिलेरी मसल्स क्या करता है, लेंस को दबाएगा और घींचेगा, जैसे फोकस एडजस्ट, क्योंकि कोई दूर है, कोई सामने आएगा तो उसी को, इसीलिए तो कोई चीज़ को हम क्लियर देख पा रहे हैं, समझ में आ रहा है। सिलेरी मसल्स मतलब मोनू गर्दा उड़ा दिया, पूरा पढ़ाना है नहीं, ठीक है, पढ़ना जरूरी है। अच्छा चलिए, निकट दृष्टि दोष क्या होता है बताइए को, जिसको मायोपिया इंग्लिश में बोलते हैं। नहीं, निकट दृष्टि दोष मतलब दूर का नजर नहीं आता, पास निकट का नजर आएगा, निकट दृष्टि दोष है लेकिन निकट का नजर आएगा, हाँ, दूर का नहीं। अच्छा, तो निकट दृष्टि, हाँ, इसमें उल्टा होता है। अच्छा, निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मायोपिया। क्या बोलते हैं, मायोपिया। अच्छा, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाएंगे, अवतल की उत्तल। देखिए ऐसे निकट में तीन गो अक्षर है, निकट, 3 है तो 4 किस में होता है, अवतल की उत्तल में, अवतल में क्या, 3 का 4, 2 का 3। अच्छा, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूरे का नहीं दिखाई देता है, नहीं सॉरी, दूर का दिखाई देता है, दूर दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देगा, हाँ, दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देता है, निकट का दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इसमें तो दूर में क्या, दूर में कितना अक्षर है, 2 अक्षर, तो दूर में 2 है तो क्या होगा, 3। उत्तल, समझ में आया, कन्फ्यूजन अभी भी है क्या, बता दे फिर से। दूर में उत्तल और पास में, देखिए, दुई होता है दृष्टि दोष है, एगो दूर दृष्टि, 2 अंगुली से दूर दृष्टि, तो 2 का क्या हो जाएगा, 3 उत्तल, और एक होता है 3 से निकट, तो निकट 3 गया तो
4 वाला होगा अवतल। समझ में आया? हो गया पप्पू जी। अब देखिए एगो बताते हैं ना क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें है। एगो मायोपिया, अच्छा एगो होता है जरा दृष्टि दोष। क्या होता है? जरा दृष्टि दोष। इसको क्या बोलते हैं? परसे बायोपिया। क्या बोलते हैं? परसे बायोपिया। ये क्या होता है पता है? जैसे जैसे आदमी क्या होता है, वृद्धावस्था, बूढ़ा होते जाता है तो आँख की स्पंजन शक्ति घट जाता है, इसका मसल्स घट गया। समझ एज होगा ना तो मसल्स में क्या होता है? घट जाता है, तुरंत फ्लक्चुएट नहीं, एडजस्ट करने में दिक्कत होता है। तो ना दूर का क्लियर देख पाता है ना निकट का क्लियर देख पाता है। तो ना दूर का देख पा रहा ना निकट का, तो इसमें कौन सा लेंस लगेगा? दूर का नहीं देख पा रहा तो अवतल भी लगना चाहिए, निकट का भी नहीं देख पा रहा तो उत्तल भी। इसमें बाइफोकल लेंस लगता है। क्या? बाइफोकल, आधा आधा, आधा अवतल आधा उत्तल, ऐसे मिला के, ताकि वो दोनों को देख सकें। इसको क्या बोलते हैं? जरा दृष्टि दोष। अब मोतियाबिंद में क्या होता है? कैटरैक्ट बोलते हैं। मोतियाबिंद में एक आँख के ऊपर क्या सादा व्हाइट कलर का लेयर जम जाता है ना, तो मोतियाबिंद ऑपरेशन उसी को हटा दिया जाता है। ठीक है, हटा दिया जाता है। समझ में आ गया आप लोग को, है ना? चलिए, लेंस का जो क्षमता होता है, जो डॉक्टर लेंस लगाता है, उस क्षमता को किस में मापते हैं? डायोप्टर में। क्या होता है लेंस का क्षमता? डायोप्टर। अब एक चीज, 2 गो लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, एगो अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस का क्षमता प्लस होता है कि माइनस? प्लस होता है। उत्तल का प्लस, अवतल का माइनस। ये याद रखिए क्वेश्चन। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कूडन कुलम परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र मतलब समझ में आ रहा है? परमाणुओं के द्वारा क्या होता है? ऊर्जा मिलता है। जैसे पानी के द्वारा ऊर्जा मिलता है, थर्मल है, उसी तरह परमाणु के द्वारा क्या मिलता है हमको? ऊर्जा, नाभिकीय रिएक्टर। समझ में आया? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन कौन सा है? कूडाकुलम परमाणु ऊर्जा से कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश का। कहाँ है? तमिलनाडु। ठीक है। अच्छा, ये किसके सहयोग से बनाया गया था? रसिया के सहयोग से। विश्व का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? रूस में। तो भारत बनवाया था किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। अच्छा, इसमें क्या होता है? बिजली उत्पादन होता है। कितना होता है? 4700 मेगावाट। कितना? 4700 मेगावाट, नहीं सॉरी 470 मेगावाट। कितना? 470, गलत बोले। अच्छा देखिए, परमाणु विद्युत गृह भारत में बहुत जगह है। एक राजस्थान में है, रावत भाटा। राजस्थान में कौन है? रावत भाटा। नौरोरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? उत्तर प्रदेश। नौरेरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश के रावत भाटा कहाँ पे है? रावत भाटा राजस्थान में। रासे राजस्थान, रासे रावत। हाँ ठीक है, याद रखना। नौरेरा उत्तर प्रदेश, है ना? नौरेरा याद रखना, उत्तर प्रदेश। कैगा कर्नाटक। कैसे कैगा, कैसे कर्नाटक, याद रखना। काकरापारा गुजरात। काकरापारा गुजरात। ठीक है, याद रखना, है ना? ठीक है, याद रख। विश्व का प्रथम बिजली घर कहाँ पर स्थापित किया गया? रूस में। हो गया क्लियर आप लोग को? राजस्थान में कौन है? रावत भाटा। कैगा कर्नाटक में। काकरापारा, पारा याद रखना। पारा किसका हाई रहता है? गुजरात का लोगों का पारा हाई रहता है, ऐसा है। तो काकरापारा, है ना? घाघरा, घाघरा गुजरात में, काकरा तो गुजरात, याद रखेंगे। ठीक है ना? कूडाकुलम तमिलनाडु। नौरेरा, नौरेरा, नौरोरा मतलब नहीं रोता है। कहाँ के लोग? उत्तर प्रदेश के लोग। क्यों? क्योंकि बुलंद है वो लोग। क्यों? बुलंद है। नौरेरा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर। पूछ दिया। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन बताएं। ये तो बताना होगा आप लोग, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य? प्रमुख? आसाम। आसाम, असम नहीं है? अच्छा, पश्चिम बंगाल। चाय उत्पादक राज्य में प्रमुख कौन है? चाय। अच्छा देखिए, सबसे ज़्यादा होता है असम में, लेकिन मेन में कौन है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, याद रखना है। और ये दार्जिलिंग में है ना, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। असम में चाय का उत्पादन सबसे पहले शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1835 में। कब किया था? 1835 में। नीलगिरी पर्वत। अच्छा, कौन सा ऐसा पर्वत है जो चाय का उत्पादन केंद्र है? नीलगिरी पर्वत। कहाँ है? नीलगिरी पर्वत, ये ध्यान देना है। देखिए, नीलगिरी पर्वत है आपका, ये शायद तमिलनाडु में है। नीलगिरी। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? मगरमच्छ का बच्चा को क्या कहा जाता है? जैसे हैचलिंग कहा जाता है। क्या कहा था? हैचलिंग। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, सिर्फ सेकंड में। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहता है? हैचलिंग कहता है। अच्छा, मगरमच्छ किस वर्ग में आता है? स्तनपायी है कि उभयचर है कि क्या है कि सरीसृप है? सरीसृप, रेप्टाइल्स है। ठीक है, रेप्टाइल्स है ना? इस वर्ग में क्या क्या आता है? छिपकली हो गया, सांप हो गया, घड़ियाल हो गया, कछुआ, ये सब क्या है? रेप्टाइल्स है। अच्छा, कशेरुकी है कि अकशेरुकी है? कशेरुकी मतलब रीढ़ का हड्डी होता है ना, बताए थे ना हम लोग, रीढ़ का हड्डी होता है। ठीक है, याद रखना है। अच्छा, एक याद रखिएगा, एगो छिपकली होता है जो जहरीला होता है, क्या नाम है? हीलोडर्मा।
कौन है? हीलोडर्मा छिपकली क्या है? जहरीली है, हिला देगा, काटेगा ना हिला देगा अंदर, खत्म। और उसी तरह समुद्री सांप, एगो जहरीला सांप है, विश्व का सबसे जहरीला समुद्री सांप कौन है? संसार का सबसे जहरीला सांप कौन है? समुद्री सांप हाइड्रोफिश। क्या है? हाइड्रोफिश, याद रखना आपको। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़िए, इसमें रीजनिंग टाइप से दिया हुआ। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा, इसको भी छोड़ दीजिए। हाँ चलिए, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम, भारत आज़ाद हुआ उसके बाद भारत का पहला गृह मंत्री कौन थे? पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का पहला गृह मंत्री कौन है? अभी कौन है गृह मंत्री? मोटका है, अमित शाह है ना। तो इसको याद करने से कोई फायदा नहीं, इसका क्वेश्चन अमित शाह का वो नहीं करेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कैसे याद रखेंगे? घर का सरदार, गृह का सरदार, गृह में जो होता है मेन कौन होता है? सरदार होता है ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसान मंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह, जो एक दिन भी लोकसभा में पैर नहीं रखे थे। ये ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए इसमें देखिए, अच्छा जो क्वेश्चन 2-3 को बता दे रहे हैं हम। कितना था क्वेश्चन नंबर? 322 क्या हो? चलो कितना था क्वेश्चन बताइए तो इसको हमको। 321 नहीं 324 था। सरदार वल्लभ पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता था? लौह पुरुष। क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल का नर्मदा नदी के किनारे स्टैचू नहीं बना हुआ है? स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, ठीक है। नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ, ठीक है। या उनको क्या बोला जाता था? लौह पुरुष बोला जाता था। और क्या बोला जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया। सबसे ऊंची प्रतिमा विश्व का कौन है? वही वाला है, ठीक है। क्या बोला था? लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क बोला था। अच्छा, भारत का प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। बहुत बल था, इसीलिए देश का रक्षा कर पाए। और घर का सरदार था गृह मंत्री। समझ में आ गया? भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? अरुणा आसिफ अली। अरुणा आसिफ अली, याद रखना है। क्या थी? अरुणा आसफ अली, भारत के पहले रेल मंत्री, है ना। एकदम रेल को साफ रखते थे। क्या रखते थे? रेल को साफ। आसफ अली, याद रखना है। गृह मंत्री सरदार। रक्षा मंत्री बलदेव, बल था, ठीक है, याद रखना है इसे। अच्छा, शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना। हम उसी यूनिवर्सिटी से, मेरा बीटेक कंप्लीट है, मकाउट जिसको, है ना, याद रखना। सबसे युवा वही थे कांग्रेस का अध्यक्ष, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार वही रहते, वही थे ना अच्छे से। कांग्रेस का अधिवेशन जो होता था ना, सबसे ज़्यादा बार कौन रहा था? वही, क्योंकि सबसे कम उम्र के थे ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है आप लोग का। अगला क्वेश्चन है आप लोग, कितना नंबर क्वेश्चन में? 325 है ना। भारतीय रिजर्व बैंक का नियामक प्राधिकरण है, बैंक है, बैंक और म्यूचुअल फंड है, क्या होगा? म्यूचुअल फंड शेयर बाजार में रेटिंग एजेंसी। ऑप्शन नंबर इसका डी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आरबीआई का स्थापना सब तो देख ही लिए हैं, ठीक है, याद रखना। सेबी स्टॉक एक्सचेंज इसके अंदर आता है, ठीक है, सेबी बेसी। अच्छा चलिए, युवराज सिंह जो था ना, ये पूछा कौन सा क्रिकेटर T20 में 6 छक्का मारा था? युवराज सिंह। रवि शास्त्री भी मारता था, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो मारा था। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कौन मारा था? रवि शास्त्री, 6 छक्का मारा था 6 बॉल में, याद रखना। और सबसे ज़्यादा छक्का कौन मारा है? क्रिस गेल। कि अभी चेंज हो गया, रोहित शर्मा आ गया, कोई ठीक। चलो, आरबीआई हो गया। कौन से क्रिकेटर नहीं हो गया? वेब पेज का उपयोग करके बनाए जाते हैं, वेब पेज, HTTP ना, HTML, याद रखना है। कौन सा? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्क ऑफ लैंग्वेज। ये कल पढ़ा था ना, मार्क ऑफ लैंग्वेज। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर और प्रोटोकॉल, ठीक है। URL का फुल फॉर्म यूनाइटेड, नहीं यूनिफॉर्म, क्या बोलते हैं इसको? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL नहीं देते हैं, कोई वेबसाइट का दे दो URL, तो यूनिफॉर्म ही ना, उसके बारे में नहीं यूनिफॉर्म होगा, पूरा होगा जानकारी। यूनिफॉर्म रिसोर्स लिकेट, क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्या बोलते हैं? लोकेटर, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? 2008 में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मॉम मार्स, याद है? याद है, एगो मॉम हुआ था, चंद्रयान मिशन था, मार्स ऑर्बिट मिशन कब? 2013 में। क्या क्या था? 2013।
निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित है? समय, गति, दौरान, त्वरण। द्रव्यमान के दौरान, द्रव्यमान का मतलब क्या था? वजन होता है। देखिए गति का संबंध है, समय भी गति में आ ही जाता है ना। त्वरण भी उसका है, गति से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2025 का क्या? ग्रीन हाईवे पॉलिसी मतलब हाईवे को क्या कर, हाईवे के साइड से पेड़ ही लगाया जाएगा। ग्रीन हाईवे पॉलिसी कब आया था? 2015 में। तो क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा ग्रीन हाईवे पॉलिसी का उद्देश्य? पर्यावरण अनुकूल राजमार्ग को विकास को बढ़ावा देना। देखते हैं बहुत सारा एक फ़ायदा होता है, कभी भी आप ऐसे हाईवे पे गाड़ी चलाइएगा कि जहाँ छाँव वाला हाईवे रहता है कितना सुकून मिलता है वहाँ पे। अभी भी गांव में होगा हाईवे, देखते हैं तो पेड़ किनारे किनारे पेड़ होता है तो वहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से? सबसे ज़्यादा वन का वन का प्रकार होता है? पर्णपाती वन, सदाबहार वन, जैसे अमेजोन के जंगल में सदाबहार वन, पर्णपाती हो गया, कटीला वन हो गया। तो सबसे ज़्यादा भारत में कौन सा पाया था? पर्णपाती। पर्णपाती का मतलब समझते हैं साल में एक बार ये अपना पत्ता को झाड़ लेगा। और सदाबहार वन जो कभी नहीं अपना पत्ता को नहीं झाड़ता, इसका मतलब छायादार, छाया देता होगा। तो जैसे अमेजोन का जंगल आदमी भुला जाएगा, इतना अंधेरा हो जाता है, सूरज की रोशनी कभी पड़ता है क्या? नहीं, तो हमेशा दलदल रहता है। क्या रहता है? दलदल ही रहता है। ठीक है, दलदली इलाकों में होता है। तो पर्णपाती वन अपने पत्तों को एक बार गिरा देता है, इसको पतझड़ वन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पतझड़। और भारत में सबसे ज़्यादा यही पाता है। सदाबहार जो अपने पत्तों को नहीं गिराते है ना, एकदम सदाबहार रहता है। कटीले वन किस क्षेत्र में पाए जाएंगे? मरुस्थलीय, कैक्टस हो गया और सब होता है ना कटीले वन का प्रकार। ज्वारीय वन समझ में आ रहा है? ज्वार कहाँ आता है? समुद्र किनारे। तो कहाँ पे पाया जाएगा? समुद्र किनारे या तटीय क्षेत्रों में। कौन सा वन? ज्वारीय वन। ज्वारीय वन समुद्र किनारे। ठीक है। पर्वतीय वन कहाँ पाया जाएगा? पर्वत पे, जैसे माउंट है ना। अच्छा, पर्वतीय वन का एक दो एग्जाम्पल बताते, क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे चीड़ हो गया, देवदार हो गया, ओक हो गया। ठीक है, चलिए है ना। देवदार, अच्छा देवदार कैसे था? क्रिप्टोगेमी की फेनरोगेमी? जिसमें बीज के ऊपर कवर नहीं था, बीज के ऊपर कवर नहीं था। अच्छा ये एंजियोस्पर्म की जिम्नोस्पर्म में था ना, जिम्नोस्पर्म। हाँ, नो सीड नहीं, सीड था उसके ऊपर कवर नहीं था। चीड़ देवदार हम पढ़ाए थे ना, याद रखना आप लोग को। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन भारत में हो गया, इसको छोड़ दीजिए। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन सा साल किया था? एशियन खेल 1982 में। कब किया था? भारत में। देखिए एशियन खेल कब किया था स्टार्ट? कॉमनवेल्थ कब किया था स्टार्ट? 2010 में। और एशियन खेल कब किया गया था? 1982 में किया गया था। ठीक है, एशिया खेल। और कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली। कहाँ पे? नई दिल्ली। अच्छा, इसमें भी बताएगा सबसे पहले एशिया खेल कब हुआ था? 1951 में। जैसे कॉमनवेल्थ के बारे में बोले कि सबसे पहले 1930 में कनाडा के हैमिल्टन से हुआ, तो एशियन खेल का स्थापना सबसे पहले कब हुआ? 1951 में हुआ। भारत में कब हुआ? 1982 में हुआ। कहाँ पे हुआ? दिल्ली में। दिल्ली में उसमें राजधानी थी, सब फैसिलिटी था, समझ में आ रहा ना, दिल्ली में हुआ। ठीक है, एशियाई खेल 4 वर्गों में होता है। ठीक है, एशियाई खेल और ये ठीक है, समझ में आया ना। कॉमनवेल्थ भी देख लिए, एशियाई खेल भी देख लिए। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इसको छोड़िए, कौन सा स्थान अद्वितीय पर्यावरण, इसको छोड़ देते हैं। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश, बंगाल का विभाजन होगा। ठीक है, इसका आदेश कौन दिया था? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सॉरी किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन। किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन दिया था। लॉर्ड माउंटेन तो भारत के पहले अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन 1905 में बोला था कि बंगाल का विभाजन का आदेश दिया गया था। ठीक है, याद रखना है आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता। और तो राज्यपाल किसका नियुक्ति करता होगा? उस राज्य का मुख्यमंत्री को, मंत्री को, याद रखना। ठीक है, और राष्ट्रपति का नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट का नहीं रहा तो, सर्वोच्च न्यायालय का जज नहीं रहा तो उसका जो मेंबर है, क्या है? जो मेंबर है। ठीक, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। ठीक है यार, और बाकी सब मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को भी राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, अभी मोदी जीतेगा तो वही दिलाएगा। अभी कौन है? मुर्मू है ना, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, याद रखना। अच्छा, राज्यपाल को पद जो दिलाता है ना, किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 152। आर्टिकल 152, इसे भी ध्यान देना है। ठीक है, याद रखना है। अच्छा, राज्यपाल, जैसे कि राज्यपाल किसका प्रमुख होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख। देखिए, देश का संवैधानिक प्रमुख बोलेगा राष्ट्रपति।
देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति। और राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल। समझ में आ रहा है? और कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। देखिए दो को होता है, कार्यपालिका मतलब देश का कार्यपालिका और देश का संवैधानिक। तो देश का कार्यपालिका मतलब देश में पूरा काम किसके अंडर में हो रहा होगा? प्रधानमंत्री के अंदर। उसी तरह अगर राज्य में आ जाएंगे तो राज्य का कार्यपालिका प्रमुख नहीं, सीएम। समझ में आ रहा है? देखिए प्रधानमंत्री सीएम के साथ है और राष्ट्रपति का संबंध राज्यपाल से। अब समझिए यहाँ पे, तो देश का कार्यपालिका प्रमुख, देश को किसके अंदर काम कर रहा है? प्रधानमंत्री, जिसका सरकार है। तो देश का कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमंत्री। अब यहाँ पे बोलेंगे देश का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। समझ में आया? देश का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमंत्री। अब राज्य में इंटर करें तो राज्य का कार्यपालिका प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री। कौन होगा? मुख्यमंत्री। समझ में आया? र से राज्यपाल, र से राष्ट्रपति एक साथ रहेगा। अब संवैधानिक प्रमुख राज्य का राज्यपाल। अब क्लियर हो गया ना? ठीक है, अब तो कन्फ्यूज़न नहीं है। अच्छा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, ठीक है, चलिए हो गया। जैसे प्रधानमंत्री अभी चुन के जाएगा, उसके साथ गृह मंत्री बनेगा, ई मंत्री, रक्षा मंत्री, ई मंत्री, फलाना ठेकना, सबको कौन सा पद दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो कौन सा पद दिलाएगा? उपराष्ट्रपति दिलाएगा। उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेगा तो जज। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज दिलाएगा। अच्छा ठीक है, समझ में आया? दीपक बड़ी कन्फ्यूजन हो रहा बोलना। ठीक है, एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? अभी बताया, सुचेता कृपाणी। किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश की। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू कहाँ की थी? यूपी की थी। भारत की पहली महिला आईपीएस और आईएएस अन्ना जॉर्ज। ठीक है, सब याद है आप लोग? नौकरी तो ले ले रहा है, इतना पढ़ रहा है तो नहीं लेगा। चलिए, एक भारतीय राज्य की हो गया। चलिए, जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है। जल की बूंदों को क्या होता है कि इंद्रधनुष बनता है? परावर्तन का अपवर्तन की क्या होता है? अपवर्तन दोनों होता है। देखिए इसमें देना चाहिए परावर्तन और अपवर्तन होना चाहिए, तो गलत लिख दिया है ना। मतलब प्रकाश का प्रवर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है। परावर्तन से जल का मान लीजिए वो गोला है तो इसके अंदर ना इंटर करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? अपवर्तन बोल देंगे। फिर रिफ्लेक्ट कर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन। तो जल के बूंद में प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है पहले, फिर उसके बाद परावर्तन, फिर हमको कलर दिखाई देता है। समझ में आया? तो बहुत सारा घटना होता है, याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं ना है। चलिए अगला क्वेश्चन, 1 और 2 रुपये के सिक्के किससे बने होते हैं? तांबा, निकल, मिश्र धातु से। यही पढ़ तुम 40 तांबा निकल। इसमें अलग अलग दे दिया ना, पिछला में था अलग अलग था ना। नहीं, इसमें स्टेनलेस स्टील है। अच्छा, स्टेनलेस स्टील है। किससे बनता है? स्टेनलेस स्टील से बनता है। स्टील से बनता है। हो गया ना, खत्म। एक बाकी इसमें एगो कैप्चा है, आउटपुट इनपुट मशीन। अच्छा, बच गया क्या? चलिए रहने देते हैं ना। ठीक है, इसको यहाँ तक रिवाइज कीजिएगा एक बार। इसका टेस्ट जैसे 500 क्वेश्चन हो जाएगा ना, टेस्ट लेंगे, मजा आएगा उसमें। 100 नंबर का टेस्ट लेंगे, देखेंगे आप लोग कितना रिवाइज करते हैं। और टेस्ट वाला फर्स्ट प्राइज अच्छा देंगे उसे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लेकिन RBI का तो लोग आर पार कर दिए। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री छोड़े नहीं, लेकिन आर्टिकल पर चर्चा होगा।